अगर मैं इसे खींचूंगा तो ये मेरा नाम है स्वप्निल खताल और इस बार मैं अपने शहर के अनछुए इलाकों का अन्वेषण करने निकला हूँ। इसके अंदर जहर की एक बूंद मेरे जैसे दर्जनों लोगों की जान ले सकती है। मेरा मकसद है ये देखना कि यहाँ कौन सी प्रजातियों के सरीसृप पनपते हैं। बस देखने के लिए थोड़ा जोखिम उठाना पड़ेगा। और ये जानने के लिए मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगा। यहाँ पर एक और है और वो शायद इस वाले से बड़ा है। अगर ये जीव मर जाए तो ये दोबारा जिंदा हो सकता है। देखना यह है कि इस बार मेरे हाथ कौन सी अनोखी प्रजाति लगती है। जो भी है, एक से भले दो, ये सांप जबरदस्त है। हमारी धरती इतनी खूबसूरत है कि आसमान से देखने पर ऐसा लगता है मानो पेड़ पौधों की हरी चादर ने जमीन को अपनी आगोश में लिया है और यही चादर करोड़ों जीव जंतुओं का आसरा है। अलबत्ता मैं इस बार अपने शहर के आसपास वाले अनछुए इलाकों का अन्वेषण करने निकला हूँ। अपने पिछले अभियानों में मैं कई सरीसृपों को उनके कुदरती परिवेश में देख पाया। कुछ खतरनाक थे और कुछ खूबसूरत, लेकिन इस बार मामला अलग है। मौसम की वजह से मिट्टी के तेवर बदल चुके हैं। मौसम बारिश का है। बहरहाल इस अभियान में मैंने पहले उस इलाके को चुना जहां पिछली दफा मैं सैकड़ों क्रीपी क्रोलर्स को मिला था और शहर से दूर इंसानों से अनछुए इस इलाके का मुआयना करने के महज कुछ ही घंटों में मुझे अपना पहला सरीसृप मिल गया। जरा इसे देखिए दोस्तों, ये है एक बहुत ही खूबसूरत सा प्यारा सा ब्रॉन्ज बैक ट्री स्नेक। मैं इसे नज़दीक से दिखाने की कोशिश करता हूँ। अगर ये मुझे ऐसा करने दे तो इन सांपों की जो ग्रिप होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। वो चढ़ाई करने के लिए ही विकसित हुए होते हैं। अगर मैं इसे खींचूंगा तो ये काट मत लेना बच्चे। अगर मैं इसे खींचूंगा तो ये हो सकता है अग्रेसिव हो जाए। इसे देखिए दोस्तों, ये है पेड़ों पे रहने वाला एक बहुत ही कुशल सांप, ब्रॉन्ज बैक ट्री स्नेक। हमारे देश में ऐसी मान्यता है कि ब्रॉन्ज बैक ट्री स्नेक इतना जहरीला होता है कि अगर ये आपको काट ले तो पलक झपकते ही आपकी जान चली जाएगी। लेकिन हकीकत ये है कि ये ट्री स्नेक जहरीला नहीं होता। और इस वक्त आप देख सकते हैं जो इसका रंग है वो बिल्कुल इस पेड़ की तरह है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त कैमोफ्लेज है। ये इसी तरह से बैठा रहता है पेड़ों के ऊपर और जैसे कोई पक्षी या चिड़िया के अंडे से नज़र आ जाए तो ये उन्हें खा जाता है। ब्रॉन्ज बैक ट्री स्नेक भारत के सबसे तेज रेंगने वाले सांपों में से एक है और भले ही ये सांप जहरीला नहीं होता लेकिन ये काफ़ी अग्रेसिव होता है। लेकिन अगर आप इसके साथ इत्मीनान से और प्यार से पेश आए तो ये सांप भी शांत रहेगा। जैसा कि इस वक्त आप देख रहे हैं, मेरी जो मूवमेंट है, जो हरकतें हैं, वो काफ़ी धीमी है और इसीलिए ये सांप भी इस वक्त शांत है। ये जुबान निकालकर माहौल का जायजा लेने की कोशिश कर रहा है कि आखिर हो क्या रहा है। अगर मैं इसे रफली हैंडल करूं या फिर ज़्यादा तेज़ मूवमेंट करूं तो ये सांप चौंक जाएगा और फिर ये हो सकता है कि मुझ पर हमला कर दे। अगर इसे थोड़ी सी भी जगह मिल जाए ग्रिप लेने के लिए तो ये बड़ी आसानी से ग्रिप लेकर चढ़ सकता है। तो अगर आपके घर के खिड़की दरवाजे के आसपास अगर कहीं कोई पेड़ या टहनी है तो हो सकता है ये सांप उसके माध्यम से आपके घर में भी दाखिल हो जाए। और अगर ऐसा हो जाए तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस उसे अपने हाल पर छोड़ दीजिए, वो वापस चला जाएगा। लेकिन अगर वो नहीं जा रहा तब आप अपने इलाके के वन विभाग से संपर्क कर सकते हैं क्योंकि वही लोग इस सांप को उसके कुदरती परिवेश में आज़ाद कर लेंगे। काटने में बदनाम ब्रॉन्ज बैक ट्री स्नेक का ऐसा शांत रूप देखकर शायद इसके प्रति आपकी भी राय बदल गई होगी। बहरहाल इसे उसके घर छोड़ने के बाद अगले दिन मैं पहुंचा अपने शहर के पूरब में बहने वाली एक गुमनाम नदी के किनारे। रेलवे लाइन को लांघती इस नदी के दोनों किनारों पर बड़े इलाके में प्राइवेट प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन ग्रीन जोन होने की वजह से यहाँ इमारतों की जगह पेड़ पौधों ने ली है। वैसे मैंने कई मर्तबा यहाँ वाटर स्नेक्स देखे हैं, मगर आज किसी और से मुलाकात हो गई। इसे देखिए, ये है एक रसल स्वाइपर का सपोला। ये सांप दिखने में भले छोटा हो लेकिन ये जहरीला है और मैं इसे लापरवाही से छूना नहीं चाहता क्योंकि इसके अंदर जहर की एक बूंद मेरे जैसे दर्जनों लोगों की जान ले सकती है। अब आ भी जाओ बच्चे।
इसकी जो लंबाई है वो भी इतनी छोटी होती है कि ऐसे छोटे से बच्चे को अपने हाथ में पकड़ के रखना काफ़ी जोखिम भरा होता है। वो इसलिए क्योंकि भले ही ये अभी अभी जन्मा है, लेकिन ये हीमोटॉक्सिक जहर से लैस है। एक वयस्क रसल्स वाइपर भारत का सबसे खतरनाक सांप है और उसका बच्चा उतना ही खतरनाक होता है, क्योंकि इसका जहर भी आपकी जान लेने की क्षमता रखता है। जब ये पैदा होते हैं, इनके अंदर हीमोटॉक्सिक जहर ऑटोमेटिकली विकसित हो जाता है, क्योंकि ये तभी शिकार कर पाते हैं और अपना पेट भर के जिंदगी बिताने की क्षमता हासिल कर पाते हैं। वैसे आपको कमाल की बात बताऊं, जितने भी सरीसृप होते हैं वो सब अंडे देते हैं, लेकिन रसल्स वाइपर एक ऐसा सांप है जो सीधे बच्चों को जन्म देता है। अगर ये महाशय यहाँ पर है तो यकीनन इसके और भी भाई बंधु इस इलाके में घूम रहे होंगे, और जाहिर सी बात है इनमें से बहुत कम ही वयस्क होने तक जिंदा रह पाएंगे। ज्यादातर जो है वो परभक्षियों का शिकार हो जाएंगे या फिर इंसान के हाथों तले अपनी जान गंवा देंगे। रसल्स वाइपर में एक बहुत ही जबरदस्त काबिलियत होती है, ये घुप अंधेरे में भी शिकार का जायजा ले सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि इनके जबड़े में ऊपर की तरफ 2 छोटे छोटे छेद होते हैं जिन्हें पिट्स कहा जाता है, और उन्हीं पिट्स की बदौलत ये वाइपर आसपास के माहौल में गर्मी को भाप सकते हैं। ये पिट्स बिल्कुल किसी थर्मल कैमरे की तरह होते हैं, तो ये गर्म खून वाले जीवों को देख पाते हैं, महसूस कर पाते हैं। जितने भी स्तनधारी जीव है वो उन्हें इन पिट्स की बदौलत लाल रंग में दिखाई देते हैं, और ठंडे खून वाले जीव नीले रंग में दिखाई देते हैं। इसीलिए किसी दुर्घटना में ये सांप अगर अपनी आंखें भी गंवा दे तब भी अपने पिट्स की बदौलत ये शिकार कर पाएगा और अपनी जिंदगी को बिता पाएगा। इसके अलावा इस सांप के जबड़े में ऊपर की तरफ अंदर से और 2 छोटे छोटे छेद होते हैं जिन्हें जैकबसन ऑर्गन कहा जाता है। यह सांप अपनी 2 मुहा जुबान को लहराकर उन्हीं जैकबसन ऑर्गन में लेकर जाता है, और वही ऑर्गन विश्लेषण करता है कि सामने शिकार है या शिकारी। आसान भाषा में कहूँ तो इसकी जबान और वो जैकबसन ऑर्गन हमारे नाक की तरह काम करती है। जैसे हम अपनी नाक से सूंघ कर बता सकते हैं कहीं लजीज दावत है या फिर कहीं कोई कूड़ा कचरा, इसके जैकबसन ऑर्गन भी इसे बता देते हैं कि माहौल में आखिर क्या चल रहा है। ये सांप छोटा है, प्यारा है, लेकिन खतरनाक है। अक्सर बरसात के मौसम में इनके छोटे छोटे बच्चे ऐसे ही बाहर निकलते हैं, और कई मर्तबा लोग इन्हें सॉस्केल्ड वाइपर समझने की भूल करते हैं। गलती से अगर कोई इनसे भिड़ जाए तो उसकी जान आफत में पड़ सकती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये सांप हमारे साथ मुठभेड़ होने के बाद सबसे पहले तो भागना ही पसंद करता है। चलिए मैं भी इसे यहाँ पर छोड़ देता हूँ, क्योंकि जाते हुए सांप काफ़ी अच्छे लगते हैं, और वैसे भी मैं इसे अपने हाथ में ज़्यादा देर तक संभालना नहीं चाहता। ये सांप जबरदस्त है। इस नन्हे एपेक्स प्रेडेटर को जिंदगी की शुभकामनाएं देने के बाद दूसरे दिन मैं दूर दराज के इलाकों का अन्वेषण करते करते एक ऐसे गांव में पहुंचा जिसे नक्शे पर ढूंढना भी नामुमकिन सा लगता है। यहाँ के लोग मुख्यतः धान की खेती करते हैं और ये गुमनाम नदी यहाँ सबकी जिंदगी का स्रोत है। आज यही मेरे अभियान का हदफ भी होगी। पूरे इलाके में ये इकलौता पानी का स्रोत होने की वजह से इंसान और जानवर दोनों इसके इर्द गिर्द मंडराते हैं। अलबत्ता जल्दी ही मुझे पानी में एक जानी पहचानी हरकत दिखाई दी। एक वाटर स्नेक है यहाँ पर, एक छोटा सा वाटर स्नेक, लेकिन अब पता नहीं कहाँ चला गया। वाटर स्नेक जैसे अर्धजलीय जानवर पानी में गजब फुर्तीले होते हैं और ऐसे बहाव में उनका हाथ आना भी मुश्किल है। लिहाजा अब मैं किनारे का मुआयना कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ बहाव भी कम है और छिपने के लिए अच्छी जगह भी। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से एक पॉकेट बन गया है। पीछे से जो है पानी नदी का बह जाता है, लेकिन यहाँ पर बहाव बहुत कम है, इसीलिए ज़्यादातर जानवर जो है यहाँ पर बैठते हैं, छोटी छोटी मछलियाँ या फिर मेंढक। और ऐसी जगह शिकारियों के लिए घात लगाने के लिए बेहतरीन होती है। तो अब मैं देखता हूँ कि यहाँ पर मुझे कोई शिकारी मिलता है या नहीं। बस देखने के लिए थोड़ा जोखिम उठाना पड़ेगा। अपने हाथ को इसके अंदर डालकर देखना होगा। इस तरह सीधे हाथ से टटोलना थोड़ा जोखिम भरा हो सकता है, क्योंकि ऐसे पॉकेट्स में पानी वाले सांप और वाटर स्कॉर्पियंस भी रहते हैं।
भले ही दोनों प्रजातियां जहरहीन है, लेकिन वो जोरदार बाइट्स दे सकते हैं। पता नहीं, कुछ तो था लेकिन पता नहीं क्या था। एक और बार देखते हैं। किसे देख रहे हैं आप? यह एक छोटा सा प्यारा सा सॉफ्ट शेल टर्टल। पता नहीं, शायद इसका पंजा पहले चुभा था या फिर कोई केकड़ा था, लेकिन जो भी है इसके पंजे में काफ़ी तेज़ नाखून भी होते हैं। चलिए मैं इसे बाहर निकल कर जाता हूँ वहाँ पर, ताकि हम इसे नज़दीक से देख सकें और आपको इसके बारे में कुछ ऐसी रोचक बातें बताता हूँ जो शायद आपको नहीं पता होंगी। चलिए देखते हैं। और किस्मत से मुझे दूसरे वाटर पॉकेट में एक और हरकत नजर आई। यहाँ पर एक और है और वो शायद इस वाले से बड़ा है। इसे देख रहे हैं आप? ये वाला तो थोड़ा छोटा है, शायद वो दूसरा था, लेकिन जो भी है एक से भले दो। ये है इंडियन सॉफ्ट शेल टर्टल। और कमाल की बात यह है कि बहुत सारे लोग हमारे देश में ऐसा मानते हैं कि अगर आप सॉफ्ट शेल टर्टल को अपने घर में रखेंगे तो आपके घर में बरकत आएगी, पैसा आएगा। लेकिन हकीकत ये है कि अगर आप इन कछुओं को अपने घर में रखेंगे तो बरकत का तो पता नहीं, लेकिन पुलिस ज़रूर आ जाएगी, क्योंकि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत इन कछुओं को खास कानूनी संरक्षण हासिल है हमारे देश के अंदर। लेकिन फिर भी अगर किसी को सलाखों के पीछे का माहौल अनुभव करना है तो आप कानून का उल्लंघन कर सकते हैं। लेकिन मेरी सलाहियत यही है कि सलाखों के पीछे का माहौल उतना खुशगवार नहीं होता। वैसे मुद्दे की बात बताऊँ तो सॉफ्ट शेल टर्टल लगभग 50 साल की उम्र तक जी पाते हैं और एक औसत मादा जो होती है वो लगभग 30-35 या कभी कभी 40 अंडे भी देती है। और अगस्त और सितंबर महीने के बीच में उन अंडों में से छोटे छोटे बच्चे बाहर निकलते हैं और ये वाले भी कुछ ही हफ्तों पहले यहाँ पर बाहर निकले होंगे। इसका मतलब है कि इस इलाके में एक बड़ी वयस्क मादा भी होगी और शायद इनके छोटे छोटे भाई बंधु भी घूम रहे होंगे। वैसे इन्हें सॉफ्ट शेल टर्टल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका जो शेल है वो काफ़ी सॉफ्ट होता है दूसरे कछुओं की तुलना में। ये वाला शेल भी और ये वाला भी। ये मुझे काटने के लिए अपनी गर्दन बाहर निकाल रहा है, देख रहे हैं आप? देखते कि ये मुझे कितनी ज़ोर से काट सकता है। आ जाओ। और ये बहुत ही प्यारा है, क्यूट है, लेकिन इसके अंदर मुझे काटने की क्षमता नहीं है। क्या ये मुझे काटेगा? और ये भाई साहब तो सीधा निकलकर पानी के अंदर डुबकी लगाकर भागना चाहते हैं, देख रहे हैं आप? लेकिन जब ये बड़े हो जाएंगे तब यकीनन इनके जबड़ों में बहुत सारी ताकत विकसित हो जाती है और उस वक्त इनके जबड़े के अंदर अपनी उंगली को डालना यानी कि बेवकूफ़ी भरा काम साबित हो सकता है। भले ही इस वक्त आप देख सकते हैं ये काफ़ी छोटे हैं, लेकिन जब ये बड़े हो जाएंगे तब ये लगभग 1 फीट तक बड़े हो सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगली बार जब मैं यहाँ पर आऊँगा इस इलाके का दोबारा अन्वेषण करने के लिए, तब ये दोनों तब तक बड़े हो चुके होंगे और शायद मेरा इस्तकबाल करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद कर सकता हूँ। चलिए इन्हें वापस छोड़ देता हूँ उनके घर में, इनके परिवेश में। इन मदमस्त कछुओं ने तो अपनी आजादी का गोता लगाया, लेकिन जब मैं यहाँ से लौट रहा था तब मुझे खेत में किसान के 2 अजीबोगरीब दोस्त मिले। ये देखिए, मुझे यहाँ पर मिले हैं 2 बहुत ही बिलबिले चिपचिपे अर्थवर्म्स। वैसे इन केंचुओं के बारे में एक रोचक बात यह है कि अगर ये जीव मर जाए तो ये दोबारा जिंदा हो सकता है। पता है कैसे? वो इसलिए क्योंकि इनका जो शरीर है वो बहुत ही अलग अलग सेगमेंट्स में विभाजित होता है। तो अगर इनके शरीर में क्लाइटेलम से यानी कि यहाँ से अगर नीचे कोई घाव लगे या फिर कट लग जाए तो ये उसे दोबारा उगा सकते हैं। लेकिन अगर क्लाइटेलम से ऊपर इसे कोई चोट लगे तो उसकी मौत हो जाएगी, क्योंकि उसके जितने भी अहम अंग होते हैं वो यहाँ पर ऊपर की तरफ होते हैं। और ये जो उभार आप देख रहे हैं इसी को क्लाइटेलम कहते हैं और उसके अंदर इसके छोटे छोटे अंडे भी होते हैं। वैसे अर्थवर्म्स के पास आंखें नहीं होती, जबान नहीं होती, इनका कोई चेहरा नहीं होता। अगर कुछ होता है तो वो है सिर्फ एक मुंह, जिसका इस्तेमाल करते हैं ये खाना खाने के लिए, यानी कि मिट्टी को या फिर सड़े हुए पत्तों को
और इनकी कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जो कि सड़े हुए मांस को भी खा जाते हैं। दुनिया में इनकी लगभग 6000 प्रजातियों का अध्ययन किया गया है और उनमें से एक प्रजाति ऐसी है जो लगभग 1 फीट तक बड़ी हो पाती है। मेरे पिछले अभियान में मुझे एक वर्म स्नेक दिखाई दिया था। कई लोग ऐसे कंफ्यूजन में थे कि वो वर्म स्नेक था या फिर अर्थवर्म, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अर्थवर्म बिल्कुल ही अलग दिखते हैं। इनका शरीर बहुत ही चिपचिपा और पिलपिला होता है, जबकि सांपों के पास 2 आंखें होती है। वर्म स्नेक का शरीर रिजिड होता है, मस्क्यूलर होता है और वो चिपचिपा नहीं होता। तो ये है अर्थवर्म्स जो खेतों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होते हैं। बहरहाल मैं इस बात से वाकिफ नहीं था कि आगे मेरी मुलाकात उस सांप से होने वाली है जिसका मैं जिक्र कर गया, लेकिन उससे पहले मुझे अपने बाग में एक पेड़ की छावनी में चहलकदमी करता एक नन्हा कोबरा नजर आया। मैंने उसे आपको दिखाने के लिए इस समतल पत्थर पर रखने की कोशिश की, लेकिन ये सपोला मुझे चकमा दे गया। मैं ज़्यादा अपनी उंगली वहाँ पर नहीं लेकर जाना चाहता क्योंकि वो सांप मुझे डस सकता है और उसका डसना अच्छी बात नहीं है। तो देख रहे हैं आप, वयस्क कोबरा की तुलना में एक नवजात कोबरा काफी फुर्तीला होता है और इसीलिए हमला करते वक्त भी ये एक साथ कई बार डस सकता है। उठी हुई गर्दन, फैला हुआ फन इस सांप की पहचान है। ये है स्पेक्टेकल कोबरा और दुनिया में शायद ही कोई होगा जो इस सांप को ना पहचाने। वैसे कमाल की बात बताऊं, कुछ ही दिन हुए होंगे इस सांप को अंडे से बाहर निकले हुए, लेकिन जरा इसका रुतबा तो देखिए। ये फन फैला कर यहाँ पर मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। अक्सर जब ये सांप खतरे में फंस जाता है तब हमेशा ये अपना फन फैलाता है, गर्दन उठाता है और दुश्मन को डराने की कोशिश करता है। यहाँ तक कि ये फुफकार भी सकता है काफी जोर से, और इस वक्त भी ये सांप फुफकार रहा है, लेकिन आप इसकी फुफकार को शायद सुन नहीं पाएंगे क्योंकि ये बहुत धीमी रफ्तार से ऐसा कर रहा है क्योंकि ये छोटा है। लेकिन वही अगर ये बड़ा होता तो इसकी फुफकार सुनकर अच्छे अच्छे लोगों के दिल की धड़कनें एक पल के लिए थम जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि कोई छोटा सा स्पेक्टेकल कोबरा आपके सामने आए और दूसरी तरफ कोई बड़ा स्पेक्टेकल कोबरा आ जाए तो आप किससे ज्यादा डरेंगे? जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग कहेंगे कि बड़े सांप से डरना चाहिए, लेकिन मेरा तजुर्बा ये कहता है कि छोटे सांप बड़े सांपों की तुलना में ज़्यादा खतरनाक होते हैं। वो इसलिए क्योंकि इनमें उतनी समझदारी नहीं होती। अगर ये सांप गुस्सा हो जाए और मुझे डसने पर आ जाए तो ये मुझे ज़ोर से डसेगा और बहुत सारा जहर रिलीज़ करेगा, क्योंकि इसे नहीं पता होता कि इसका जहर ज़ाया जा रहा है। लेकिन वही अगर बड़ा सांप मुझसे भिड़ जाए और वो मुझे डसने की कोशिश करे तो वो सबसे पहले मुझे डराएगा, फुफकारेगा, और अगर वो डसता भी है तो 50% आसार होते हैं कि वो जहर ना छोड़े, क्योंकि बड़े सांपों को अपने जहर की कीमत का अंदाज़ा होता है और इसीलिए वो अपना जहर इंसान जैसे बड़े जीव पर ज़ाया नहीं करना चाहते, क्योंकि वो जानते हैं कि वो इंसान को खा नहीं सकते। इस वक्त आप देख रहे हैं कि ये मेरे हाथ के ऊपर देख रहा है, क्योंकि इनकी जो आईसाइट होती है, जो नज़र होती है, काफ़ी कमज़ोर होती है और इसीलिए ये सिर्फ हिलती हुई चीज़ों पर ही अपना ध्यान केंद्रित कर पाता है। और इसी कमज़ोर नज़र का फ़ायदा सपेरों ने कई दशकों तक उठाया है और वो ऐसा लोगों में फैलाते हैं कि सांप जो है वो बीन की धुन पर नाच रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि सांप हिलती हुई मूवमेंट पर अपना ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रहा होता है। तो अगर आप हिलेंगे नहीं तो यकीनन ये सांप आपके बगल से गुजर जाएगा बगैर आपको नुकसान पहुंचाए। एक कमाल की बात बताऊं तो सांप अपने इस फन को पता है कैसे फैलाता है? दरअसल इसके गर्दन के पास छोटी छोटी हड्डियां होती है, ठीक वैसे ही जैसे कि हमारे रिबकेज यानी कि पसलियों में होती है। तो पसलियां नुमार ये छोटी छोटी हड्डियां जब इस तरह से फैल जाती है तो उसके इर्द गिर्द मौजूद त्वचा इस फन को निर्माण करती है। फन के पीछे की तरफ आप देख रहे हैं एक हुड मार्क है। ये हुड मार्क शिकारियों को दूर रखने के काम आता है। जब शिकारी पीछे से इसे देखता है तो उसे लगता है कि ये उसकी आंखें हैं और वो पीछे से हमला नहीं करता। आप इसकी रेंगने की काबिलियत को यहाँ पर देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सांप ज़मीन के अलावा पेड़ों पर भी अच्छी तरह से रेंग सकता है। हालांकि स्पेक्टेकल्ड कोबरा पेड़ों पर चढ़ने में उतने ज़्यादा माहिर नहीं होते, लेकिन अगर इन्हें ग्रिप मिल जाए तो ये पेड़ों पर भी चढ़ सकते हैं। और अगर आपके घर के खिड़की दरवाजे के आसपास पेड़ या टहनी है तो वहाँ से ये सांप आपके घर में भी दाखिल हो सकता है। और कमाल की बात यह है कि भले ही ये सांप छोटा है, कुछ ही दिनों पहले ये अंडे से बाहर निकला है, लेकिन ये न्यूरोटॉक्सिक जहर से लैस है। स्पेक्टेकल्ड कोबरा अंडे से बाहर निकलते ही इनके पास न्यूरोटॉक्सिक जहर विकसित हो जाता है, क्योंकि उसी की बदौलत ये खुद की रक्षा कर पाते हैं और शिकार कर पाते हैं। ये सांप बहुत ही खूबसूरत है, मुझे इसे छूने का मन कर रहा है, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये जहरीला है और ये मुझे डस सकता है, इसीलिए मैं इससे दूरी बनाए रखने में ही भलाई समझता हूँ। अगर आपको भी स्पेक्टेकल्ड कोबरा दिखाई दे तो उसे अपने हाल पर छोड़ दीजिए, और अगर आपके अहाते में यह सांप है तो वन विभाग से संपर्क कीजिए, क्योंकि स्पेक्टेकल्ड कोबरा शेड्यूल्ड स्पीसीज है, यानी कि इसे मारना कानूनन अपराध है।
तो चलिए मैं इस सांप को यहाँ पर छोड़ देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये बाकी की ज़िंदगी आराम से बिताएगा और इस बाग में चूहों को खाकर उनका सफाया कर देगा। इस कोबरा को तो मैंने अलविदा कह दिया, मगर 2 दिन बाद मुझे किस्मत से यह जो मिला वो दुर्लभ था। ज़रा इससे देखिए जनाब, ये है बीक्ड वर्म स्नेक। और सच बात बताओ, मैंने इतना बड़ा बीक्ड वर्म स्नेक आज तक कभी नहीं देखा। वैसे दुनिया में बहुत सारे बड़े बड़े सांप रहते हैं, लेकिन इस प्रजाति में इतना बड़ा सांप दिखना दुर्लभ ही होता है। भारत में बीक्ड वर्म स्नेक्स की 2 प्रजातियां रहती है और उनमें से एक इस वक्त मेरे हाथ में है और इसका रंग देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मिट्टी के अंदर कीचड़ में रहने वाला सांप है। अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर वक्त ये ज़मीन के नीचे ही बिता देता है और वहीं पर यह केंचुओं का या फिर छोटे मोटे जीवों का शिकार कर लेता है। वैसे जब ये छोटा होता है तो अक्सर लोग इन्हें केंचुआ समझ लेते हैं, लेकिन ये केंचुआ नहीं बल्कि एक सांप है। और इसका मुंह देखकर आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर ये अपनी ज़ुबान बाहर निकालेगा तो इसकी पहचान आप बड़ी आसानी से कर पाएंगे, लेकिन इस वक्त लगता नहीं कि अपनी ज़ुबान बाहर निकालने वाला है। ये तो इसी के मूड के ऊपर डिपेंड करता है। वैसे बीक्ड वर्म स्नेक्स के बारे में एक बहुत ही प्रचलित कहानी है। बहुत सारे देहाती इलाकों में लोग ऐसा मानते हैं कि अगर ये सांप आपको डस ले तो आप 5 कदम भी चल नहीं पाएंगे और पलक झपकते ही आपकी मौत हो जाएगी। लेकिन हकीकत ये है कि बीक्ड वर्म स्नेक्स जहरीले नहीं होते, और अगर ये होते भी तब भी ये हमारा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कुदरत ने इनका मुंह इतना छोटा बनाया है कि ये हमारी त्वचा के ऊपर ग्रिप ही नहीं ले सकते, तो ये हमें कभी भी काट नहीं पाता। और दूसरी बात, इनके जबड़े में इतनी ताकत नहीं होती कि ये हमारी त्वचा को चीर सके, इसीलिए बीक्ड वर्म स्नेक्स इंसानों के लिए हानिकारक नहीं है। ये अक्सर खेतों में, बाग बगीचों में रहना पसंद करते हैं और इनका होना अच्छी बात होती है। जब ये छोटे होते हैं तो इनकी स्किन इतनी ज़्यादा पारदर्शी होती है कि इनके शरीर के अंदर के ऑर्गन्स भी आप देख सकेंगे। और वैसे अगर आप इसके पेट वाली त्वचा का देखें हिस्सा, तो आपको यहाँ पर उसका दिल भी दिखाई देगा। आप देख रहे हैं इसे? तो ये काफ़ी क्रीपी लगता है, अजीब लगता है, चिपचिपा लगता है, लेकिन सच बात बताओ तो ये ऐसा नहीं है। वैसे बहुत सारे लोग मानते हैं कि बीक्ड वर्म स्नेक दोनों तरफ से चलता है क्योंकि इसके दोनों दिशाओं में मुंह होते हैं, लेकिन ये बात सच नहीं है। हाँ, बीक्ड वर्म स्नेक दोनों तरफ से चल भी सकता है, ये आगे भी चल सकता है और पीछे भी, लेकिन इनके 2 मुंह नहीं होते, इनका सिर्फ एक ही मुंह होता है। और दूसरी जो है उसकी पूँछ, जो इसके बिल्कुल सिर की तरह दिखती है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, पूँछ और सिर एक समान ही लगते हैं। और कुदरत ने इन्हें ऐसा इसलिए बनाया है क्योंकि इसके अलावा इनके पास दूसरा कोई भी डिफेंस मैकेनिज़्म नहीं है। तब जब कोई परभक्षी इन पर शिकार करने के लिए या हमला करने के लिए आता है तो बीक्ड वर्म स्नेक उसे अपनी पूँछ से झांसा दे देता है। और मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देख रहे हैं आप, इसका सिर और इसकी पूँछ बिल्कुल एक समान ही लगते हैं। तो परभक्षी को, शिकारी को लगता है कि ये उसका सिर है, वो यहाँ पर हमला करने जाता है और सांप भाग जाता है। और कई मर्तबा ये अपनी पूँछ का इस्तेमाल खुदाई करने के लिए भी करते हैं। इनका जो सिर है इसके भी आगे की तरफ यहाँ पर एक बत्तख की चोंचनुमार आकार होता है इनके स्कल का, जो कि कैमरे पर दिखा पाना बड़ा मुश्किल है क्योंकि ये बहुत छोटा है। लेकिन अपने इसी बीक की मदद से ये ज़मीन के अंदर खुदाई कर लेता है, ठीक वैसे ही जैसे कोई ज़मीन में सुरंग करने वाला ड्रिल ज़मीन के अंदर सुरंग कर लेता है। और अगर इसे मुसीबत महसूस होती है या फिर दिशा बदलनी होती है तो ये अपनी पूँछ की मदद से वैसे ड्रिल कर लेता है और ज़मीन के अंदर बड़ी आसानी से गायब हो सकता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर इसका सिर और इसकी पूँछ बिल्कुल एक समान ही लगते हैं। इस अभियान में हमने ट्री स्नेक का हैरत अंगेज बर्ताव अनुभव किया और हाल ही में जन्मे नन्हे एपेक्स प्रेडेटर्स को देखा, जिनमें से कुछ फुर्तीले थे और कुछ प्यारे। लेकिन आखिर में मिला ये बड़ा वर्म स्नेक अविवादित रूप से इस एपिसोड का शो स्टॉपर बना और मुझे खुशी है कि मैं इसके 2 सिर होने की गलतफहमी को दूर कर पाया। बहरहाल, इन सब में से कौन सा जानवर आपको अच्छा लगा, कमेंट करके बताइए। तब तक मैं रवाना होता हूँ अपनी अगली मंजिल की ओर, एक नए रोमांचक अभियान की ओर। जल्द मिलेंगे।